हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं आपको एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे ही ये यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपका क्यों हम करते हैं। ठीक है, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो हम स्मॉल मेटाबोलाइट के डिटेक्शन में करते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी में स्मॉल केमिकल्स होते हैं ना वाटर के अलावा, उसके डिटेक्शन के लिए, तो वो मेटाबोलाइट डिटेक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक, फिर उसके बाद है आपका वाटर का सिग्नल सप्रेस। अब देखिए, आपका जो एमआरआई में नॉर्मल क्या होता है कि आपका जो वाटर है वो ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट है। अब उसको सप्रेस करेंगे तभी तो हमारे छोटे छोटे जो मेटाबोलाइट्स हैं उसका सिग्नल मिलेगा। तो इसीलिए क्या कर देते हैं, वाटर के सिग्नल को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो मेटाबोलाइट है उसका पीक लेवल कितना है, ये उसकी केमिकल शिफ्ट डिफाइन करती है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक, फिर इसके बाद क्योंकि हमें बहुत स्मॉल केमिकल्स हैं ये और हमें होमोजेनिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन, होमोजेनिटी पर पार्ट्स के हिसाब से देखिए, नॉर्मल एमआरआई में कितने होती है 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन एमआरएस में कितनी होमोजेनिटी चाहिए, बिल्कुल 0.1 ppm की होमोजेनिटी चाहिए। ठीक है, इसमें हम कोई भी फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग यूज़ नहीं करते। तो क्योंकि फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग हम इसलिए यूज़ नहीं करते ताकि हम अपनी होमोजेनिटी और केमिकल शिफ्ट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकें। जो न्यूक्लियाई होते हैं आपकी मेटाबोलाइट्स के, उनमें क्या होता है कि आपका स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, या फिर हम उसे जे कपलिंग भी बोलते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है स्पिन की वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, और जे कपलिंग से क्या होता है, आपका फ्यूजन हो जाता है। जैसे आपकी जो पीक है ना, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी किस तरीके की पीक्स बनती हैं। ठीक है, उनका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और लोकलाइजेशन टेक्निक की बात कर लेते हैं। इसमें हम कौन सी मतलब सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसमें 4 तरीके की टेक्निक होती है: स्टेम, प्रेस, ISIS, CSI। CSI को हम MRSI भी बोलते हैं क्योंकि ये मल्टी वॉक्सल बेस्ड है और बाकी सब सिंगल वॉक्सल बेस्ड हैं। ठीक, देखो इसका होता है फुल फॉर्म स्टिमुलेटेड इको एक्विजिशन मेथड। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो आपकी 390 डिग्री पल्स से एक्साइट हुई 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स में। अब इससे जो सिग्नल मिलता है, लेकिन हमें वो वीक सिग्नल होता है। ठीक है, और ये हमारा शॉर्ट TE स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है। ठीक, लेकिन जो आपका प्रेस है, ये मैं डिटेल में आपको लास्ट में जो डायग्राम समझाऊंगी ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप थियोरेटिकल देख लीजिए। प्रेस क्या फुल फॉर्म होता है, पॉइंट रिजॉल्व स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हम एक 90 डिग्री का यूज़ करते हैं, 2 180 डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें सिग्नल मिलता है वो हमें सिग्नल अच्छा मिलता है और जो हमारा रिजोल्यूशन होता है वो भी अच्छा होता है। और इसमें हम लॉन्ग TE का यूज़ करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप टाइमिंग बढ़ा देंगे थोड़ा, मतलब टाइम टू इको अगर लग रहा है उसको और SNR अच्छा आ रहा है, तो हमारा ये जो इमेज है वो अच्छी ही आएगी। ठीक, फिर उसके बाद ISIS है, इमेज सिलेक्टेड इन विवो स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो उसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव इन्वर्जन पल्सेस हैं, ठीक है, वो अप्लाई होती हैं। ठीक, और जो जैसे 3 आपने फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव इन्वर्जन पल्सेस अप्लाई की, लेकिन जो चौथी नॉन सिलेक्टिव होती है वो हमारा सिग्नल ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। मतलब हमने 3 सिग्नल बनाने में यूज़ किए हैं और चौथा जो सिग्नल बना उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, ISIS में क्या होता है, हमारा 31P स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ठीक है, CSI का मतलब होता है केमिकल शिफ्ट इन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये मल्टी वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, और इसीलिए इसको MRSI भी बोला जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग। और ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें आपका इमेजिंग का भी फीचर कंबाइन होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी फीचर कंबाइन होता है। और जो इसका स्पेशल लोकलाइजेशन है वो फेज एनकोडिंग से जो आप करते हैं वो 1 2 3 डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कि आप जो पेशेंट को मतलब MRS एक्वायर करेंगे वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप पेशेंट को पोजीशन कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद है आपका ग्लोबल शिमिंग। आप MRS के हिसाब से देखेंगे कि उसमें आप होमोजेनिटी मेंटेन कीजिए।
फिर उसके बाद आप जो इमेज इसमें, हाँ इसमें एक पॉइंट ध्यान से, एक मिनट मैं नोट करके बता देती हूँ आपको। ग्लोबल शिमिंग के बाद आप जो इमेज एक्वायर करेंगे वो आप 3 प्लेन्स में एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप का जो SNR है, ठीक है, आपका जो SNR है लॉन्गर TR पे हो या फिर शॉर्ट T पे हो, तो उसमें भी कुछ रेंज फिक्स होती हैं, जैसे कि 20 से 30, ठीक है, MS, ठीक, ये टाइम है। और क्या होता है 135 से 145 MS। तो ये कुछ अलग अलग मेटाबोलाइट्स के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग है, ठीक है, अलग अलग TR के हिसाब से। तो वो हम अलग अलग केमिकल के हिसाब से देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होता है। ठीक, फिर उसके बाद है आपका जो, देखिए मेजर मेटाबोलाइट पीक हैं, ठीक है, वो सिग्नल कभी देते हैं आपके, कुछ बहुत माइनर मेटाबोलाइट्स हैं वो अलग सिग्नल देंगे आपके, तो उससे जो पीक वैल्यू बनेगी वो अलग अलग बनेगी। लेकिन उसमें बीच में आपका वाटर का सिग्नल नहीं आना चाहिए, तो वाटर का सिग्नल आप सप्रेस कर देंगे। और जो सप्रेशन होगा वो जिस टेक्निक से होगा वो होती है आपकी चेस टेक्निक, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। चेस का फुल फॉर्म होता है आपका केमिकल शिफ्ट सिलेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, केमिकल शिफ्ट, ठीक है, और सिलेक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये होता है आपका फुल फॉर्म, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म हो गया चेस का, ठीक है। और इसके अलावा फिर उसके बाद MRS डाटा कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता था कि आपके 3 से 6 मिनट भी लग सकते हैं, और CSI में आपका नॉर्मल मतलब आप जब अदर एक्विजिशन मोड ऑन है तो नॉर्मल 3 से 6 मिनट लग सकते हैं। लेकिन आपका CSI क्या है, मल्टीबॉक्सल है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, तो 12 मिनट्स या 15 मिनट्स के राउंड आपको लग सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका MRS डाटा कलेक्शन की बात कर ले, और सॉरी डाटा कलेक्शन की बात कर लिए, डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो जो एक्वायर्ड डाटा है उसको हम प्रोसेस करते हैं ताकि हमें स्पेक्ट्रल मैप मिल सकें, ठीक है। अब इसमें ये आप याद रखिए कुछ पॉइंट्स की, जो स्पेक्ट्रम है उसके कुछ 0 पॉइंट्स हैं, हर स्पेक्ट्रम का कुछ 0 पॉइंट है, वो आपका एक केमिकल से सेट किया जाता है, जिस केमिकल का नाम है टेट्रा मिथाइल जिलेन, TMS, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो डाटा मिला है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये भी याद रखिए, जितना अच्छा आपका शिमिंग होगा, जितना आपका अच्छा होमोजेनिटी मेंटेन होगा, आपका जो मेटाबोलाइट पीक है वो आपका नैरो मिलेगा, जिससे कि आपका बेटर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा और अच्छा SNR होगा, ठीक है। आपका कुछ मेटाबोलाइट्स की पीक वैल्यूज़, वैसे काफ़ी सारे मेटाबोलाइट्स हैं लेकिन सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रखे हैं, उसके लिए आप एक बुक है मेड ईजी, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। देखिए नॉर्मल आपका NAA, ठीक है, NAA का फुल फॉर्म होता है N एसिटाइल एस्पार्टेट, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, पीक वैल्यू, वो 2.02 है और कंसंट्रेशन इसका 10 to 15 है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्रेटिनिन की। क्रेटिनिन का आपका पीक वैल्यू है 3 फिर उसके बाद है आपका कंसंट्रेशन 8, ठीक है। कॉलिन की बात कर लेते हैं आप। कॉलिन का आपका 3.2, फिर उसके बाद आपका कंसंट्रेशन है इसमें 1.5, फिर उसके बाद आपका मायो आइनोजिटॉल, MI भी बोलते हैं उसको, 3.56 और कंसंट्रेशन है इसका 5, ठीक है। इसके अलावा आपके जो और मेटाबोलाइट्स हैं मैं बता देती हूँ आपको ओरली। कोलिन होता है आपका, लैक्टेट होता है, और ग्लूटामेट होता है, लिपिड्स होते हैं आपके, ठीक है। लिपिड्स आपके 3 हैं, सॉरी आपका अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स आपके 3 हैं, एलानिन, वेलिन, ठीक है, और एक और होता है याद नहीं है मेरे को, और ग्लूकोज होता है, ठीक है। आपका ग्लूकोज है, GABA है,
तो ये सब ये इनकी अलग और हर की अलग अलग पीक वैल्यू है, ठीक है। आप ये याद रखिए ध्यान से कि हर एक किसी की पीक वैल्यू अलग अलग है। तो इसीलिए जब जो मैप शो होता है, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ लास्ट में, देखिए ये NAA है ना, यहाँ इसकी पीक वैल्यू अलग है, जो कॉलिन है इसकी पीक वैल्यू अलग है, ये CR है इसकी पीक वैल्यू अलग है। तो ये इस तरीके के पीक वैल्यू मिलते हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि NA है, ठीक है, आपका वो न्यूरोनल मार्कर होता है, ठीक है। और NAA क्या होता है, अगर आपकी कैनवेंस डिजीज़ है ब्रेन में, ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको एक ही एग्जांपल से सब क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ क्या है आपका कैनवेंस डिजीज़, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी डिजीज़ है, तो ये आपको मेटाबोलाइट्स देख के ही पता चलते हैं, ठीक है। ये आपका देखो ये इसका कितना लेवल हाई है, तो और बाकी सबका भी जैसे कैनवेंस डिजीज़ है, ठीक है, तो कॉलिन का जितना लेवल रहता है कैनवेंस डिजीज़ में वो यहाँ शो कर रहा है, NA का पीक सबसे हाई है वो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है, CR का कितना है वो यहाँ शो कर रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, मतलब आपके जो मैप शो करते हैं, तो उसी से आप मेटाबोलाइट्स की वैल्यू ही देख के पता लगाते हैं कि आपकी कौन सी ब्रेन कंडीशन है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेटिनिन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये 2 एग्जांपल के लिए मैंने बता रखे हैं आपको कि ये आपका हाइपो मेटाबॉलिक स्टेट में इंक्रीज़ करेगा और एक कुछ आपका ट्रॉमा के केस में इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हर चीज़ इंक्रीज़ ही नहीं होती है। कुछ चीज़ें ब्रेन कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें मेटाबोलाइट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस में, ठीक है। तो वो भी आपको इसमें मैप के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका कंप्यूटर कैलकुलेट करके देगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम इससे कौन कौन सी ब्रेन कंडीशंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ब्रेन ट्यूमर पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं ब्रेन ट्यूमर्स का थोड़ा डिटेल बता देती हूँ आपको, ठीक है। जो आपका ट्यूमर है, ठीक है, तो उसमें आपका जो इंक्रीज़ करेगा वो आपका कॉलिन, ठीक, फिर आपका लैक्टेट, ठीक है, और आपका इंक्रीज़ क्या करेगा लिपिड। तो आप एक बार को आइडिया लगा सकते हैं कि आपको जो कंडीशन हुई है वो कंडीशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है वो है आपका बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी की कंडीशन में आपका क्या इंक्रीज करेगा, कॉलिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है आपका नियोनेटल हाइपोक्सिया। तो मैंने अभी आपसे कहा था हर कंडीशन में हर चीज़ इंक्रीज़ नहीं करती, लेकिन आपका जो नियोनेटल हाइपोक्सिया है उसमें आपका डिक्रीज़ करेगा NAA याद है ना, जिसका पीक वैल्यू था 2.02 और इसकी फुल फॉर्म थी N एसिटाइल एस्पार्टेट। ये न्यूरोनल मार्कर है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देख लीजिए जो NAA रिड्यूस होता है वो आपका हाइपोक्सिया की भी कंडीशन है। इसके अलावा NAA कहाँ कहाँ रिड्यूस होता है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। जहाँ ये रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है आपका कैनवेंस डिजीज़ में, लेकिन रिड्यूस होता है आपका हाइपोक्सिया, इन्फाक्शन, अल्जाइमर है, हर्ब्स एंसेफेलाइटिस है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक। फिर उसके बाद है आपका मेटाबोलाइट डिसऑर्डर या वाइट मैटर डिजीज़, ठीक है। लैक्टेट डबलेट आपका होता है मेलाज में, ठीक है। ठीक है, मेलाज में होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। इसका एक बार मैं लिख के बता देती हूँ आपको, माइटोकॉन्ड्रियल ठीक है, एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, एन्सेफेलोपैथी ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका L होता है उसमें लैक्टिक, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका है वो होता है आपका एसिडोसिस एंड स्ट्रोक, ठीक है।
तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। फिर उसके बाद आपका कंडीशन दे रखा है इसमें, हाँ, इनमें जो इंक्रीज़ करेगा वो NaA इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी स्टॉक की कंडीशन दे रखी है, स्टॉक की कंडीशन में NaA डिक्रीज़ करता है। क्लोज हेड ट्रॉमा है, उसकी कंडीशन में भी NaA डिक्रीज़ करता है। लेकिन अगर आपकी एपिलेप्सी की कंडीशन है तो क्या है, आपका डिक्रीज़ करेगा NaA और CR भी, ठीक है। और इस तरीके से आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो वहाँ पे भी NaA और CR डिक्रीज़ करेगा, लेकिन कॉलिन और CR इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हेपेटिक एंसेफेलाइटिस है तो उसमें क्या होगा, आपका MI और कॉलिन रिड्यूस हो जाएगा और आपका GLX इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका है HIV और एड्स, ठीक है, तो उसमें डिक्रीज़ करेगा आपका NaA और CR। फिर उसके बाद आपका जो आपका डिक्रीज़ करेगा NaA और CR। और फिर उसके बाद आपका एक और इसमें कंडीशन होती है PML, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ठीक है, जिसमें आपका इंक्रीज़ करता है कॉलिन लैक्टेड लिपिड्स, ठीक है। हर कंडीशन में ये चीज़ वेरी करती है, तो आप याद रखिए किस में क्या डिक्रीज़ हो रहा है, किस में क्या इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ ही एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।